और यह बहुत बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में कभी भी गिर सकती है उद्धव सरकार। शरद पवार का महाराष्ट्र के एनसीपी नेताओं को निर्देश, सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे, यह कहा है एनसीपी ने। पवार ने विधायकों को उद्धव के साथ रहने को कहा है, जो बात अभी अभिषेक बता रहे थे आपको। शरद पवार ने एनसीपी की बैठक में फैसला सुनाया कि अभी भी हमको तैयार रहना है, सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं, गुवाहाटी में हैं वो। आशीष, मुंबई में तो बहुत तेज हलचल है, मुंबई में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन गुवाहाटी से जो सुबह एक विजुअल आया था जिस पर आपने बताया था कि कैसे 42 विधायक हैं और निर्दलियों को जोड़ें तो ये संख्या और बढ़ती है। अभी तो खबर यह भी है कि जो उद्धव ठाकरे के दूत बनकर गए थे वो भी वहां उस खेमे में शामिल हो गए जो शिंदे का खेमा है, तो वहां क्या हलचल है, बताइए जरा। गौरव, कुछ हलचल हो रही है। मैं पहले वहाँ पर गेट की तरफ जाना चाहूँगा, किसी तरह की मूवमेंट है। ओके, आई एम टोल्ड कि जिस हलचल की आप बात कर रहे हैं गौरव, वो केवल मुंबई में नहीं, यहाँ पर गुवाहाटी में भी हो रही है। अभी कुछ मूवमेंट हुई थी लेकिन वो फॉल्स अलार्म निकला। देखिए गौरव, यहाँ पर एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। मुंबई में जो तैयारी हो रही है वो क्या यहाँ पर एक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो शिवसेना एमएलएज हो या फिर कांग्रेस और एनसीपी की बैठक। लेकिन काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा जैसे ही गवर्नर अस्पताल से बाहर आएंगे। और नहीं आशीष, क्या क्योंकि लगातार वहां पर आप बने हुए हैं। संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि मुंबई आ जाए विधायक, हम महाविकास अघाड़ी से बाहर आ जाएंगे, वो यहां तक कह रहे हैं। इसको लेकर कोई वहां से आपको रिएक्शन मिला क्या? क्योंकि यही तो मांग है एकनाथ शिंदे की। देखिए कुछ एमएलएस के यहाँ पर रिएक्शन आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये बताने की कोशिश की है संजय राउत को और पूरे देश को कि उन्हें बंदी बना के या फिर किसी तरह से किडनैप करके या जोर जबरदस्ती नहीं रखा गया है, जैसा दावा नितिन देशमुख ने किया था। तो ये एक रिएक्शन आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को है और जो उम्मीद संजय राउत को वहाँ मुंबई में है, वो दोनों एक ही चीज़ है। वो ये है कि जब भी एमएलए शिवसेना के बागी एमएलए उद्धव ठाकरे से मिलेंगे तो उनमें से कुछ शायद मान जाए, और यहाँ पर कुछ का बहुत कुछ मतलब हो जाएगा, क्योंकि 37 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जिसे पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे पूरी तरह से। देखिए आशीष, आप स्ट्रेटजीज को समझते हैं और सारी स्ट्रेटजी वहीं से बन रही है जहां पर इस वक्त हैं आप, तो आप बने रहिए वहां पर, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, उद्धव ठाकरे के दूत बनकर गए विधायक पलट गए। कि देखिए क्या हो रहा है, रविंद्र फाटक सूरत जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। वो गए थे उद्धव ठाकरे के दूत बनकर इन बागी विधायकों को समझाने, एकनाथ शिंदे को मनाने, और वो खुद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। रविंद्र के साथ 2 और विधायक गए, वो भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। दादा भूसे और संजय राठौड़ रविंद्र फाटक के साथ गुवाहाटी जा रहे हैं, ये खबर आ रही, गुवाहाटी चले गए, ये खबर आ रही है। यानी वो लोग जो उद्धव ठाकरे की तरफ से गए बाकी विधायकों को मनाने, उनको एकनाथ शिंदे ने मना लिया और वो एकनाथ शिंदे के साथ उनके खेमे में आ गए। ये बगावत है या फिक्सिंग है? आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है जो अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि इतनी आसानी से पूरी पार्टी टूटती चली जा रही है, एक के बाद एक तमाम विधायक टूटते चले जा रहे हैं। मुंबई से उड़ान भर के सूरत पहुंचते हैं, सूरत से फिर गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। क्या महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय इन बागी तेवरों से अनजान था? क्या उसको कुछ पता नहीं चल रहा था? महाराष्ट्र का जो एलआईयू है, महाराष्ट्र की खुफिया एजेंसियां हैं, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां पर 30 से ज्यादा विधायक मुंबई से सूरत चले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। एक विधायक का मूवमेंट होता है तो गृह मंत्रालय को पता चलता है, गृह मंत्रालय को विधायकों के जाने की खबर क्यों नहीं लगी? गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल क्या कर रहे थे? या इसके पीछे भी किसी का गेम है? गृह राज्य मंत्री ने या फिर अजीत पवार तक पे सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने कुछ इसमें गेम अपना प्लान किया है। विधायक या मंत्री के जो एसपीयू है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, उन्होंने वरिष्ठों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? वरिष्ठ यानी गृह मंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री। बागियों के भागने की जानकारी पर एमवीए खामोश कैसे बैठा रहा? एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, क्या इतना जो अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन था वो इतना कंफर्टेबल हो गया कि उसको अब इस मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नियम क्या कहते हैं आपको ये बताते हैं।
विधायक और मंत्री को राज्य की तरफ से सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। विधायक की मूवमेंट पर गनर को वरिष्ठ अधिकारियों को बताना होता है अपने अधिकारियों को, और वो अधिकारी आगे रिपोर्ट करते हैं, मंत्री तक रिपोर्ट करते हैं। मंत्री या विधायक के साथ गनर भी दूसरे राज्य में जाते हैं। हथियार के साथ गनर की मूवमेंट आसान हो यह सुनिश्चित किया जाता है, और ये बाकायदा ये पूरा प्रोसेस है। अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को खबर होने से दूसरे राज्य में दिक्कत नहीं होती है। बड़ी संख्या में विधायकों के जाने की खबर गृह विभाग को क्यों नहीं लगी? महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय कैसे अनजान हो गया इतने सारे विधायकों के जाने से? और ये सवाल तो शरद पवार ने पूछे हैं। उनकी पार्टी के पास गृह मंत्रालय है और उन्होंने अपने ही विधायकों, अपने ही मंत्री से पूछा कि आप कर क्या रहे थे। अब देखिए, क्या ये सो रहे थे या ये सोने का नाटक कर रहे थे? ये तीन किरदार बहुत अहम हो जाते हैं। अजीत पवार, जिनके ऊपर तो आप जानते हैं जिस दिन महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनी थी ये चले गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, तभी से सवाल उठ रहे हैं। आज भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। उप मुख्यमंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, और इनके ऊपर बहुत सवाल कि ये कर क्या रहे थे। हालांकि पार्टी में ये कहा जाता है या महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये कहा जाता है कि इनको ज्यादा भनक नहीं होती अपने मंत्रालय की, इनसे अच्छे तो अनिल देशमुख बताए जा रहे थे। उसके बाद जयंत पाटिल, जो कि पार्टी प्रमुख हैं महाराष्ट्र के, वो क्या कर रहे थे? क्या वो अपने इन तमाम नेताओं पर या कहे दिलीप वलसे पाटिल पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? उनके ऊपर आप को इनका कंट्रोल नहीं था कि उनसे जाने कि भाई तुम्हारे मंत्रालय में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है? ये बहुत वाजिब सवाल हैं, ये बहुत मौजूद सवाल हैं कि आखिर इतने सारे विधायक एक के बाद एक महाराष्ट्र छोड़कर जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन कौन है मेरे साथ पैनल में, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। इस पर बात करने के लिए इस बीच संजय राउत का एक ट्वीट भी आया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ हैं तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अशोक वानखेड़े, सीनियर जर्नलिस्ट, जस्टिस सीबी पांडे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं आप, समीर चौगांवकर है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रमेश सोलंकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर आपसे करता हूं। अशोक जी, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अशोक वानखेड़े जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। अशोक जी, क्या हो गया ये महाराष्ट्र में? आप तो 2-3 दिन से एनालिसिस कर रहे होंगे, और जो बात यहां पर जिस गेम प्लान की हो रही है, ये क्या आपको भी हम इतना सीधा समझें अशोक जी कि ये हुआ, विधायक टूटे चले गए और बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे? क्या ये सब कुछ इतना सीधा है? नहीं, इतना सीधा तो नहीं है। ये प्री प्लानिंग था, बहुत लंबी प्लानिंग हुई है। एक एक विधायक को यूं ही नहीं जोड़ा जाता, ये लगातार हो रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये इंटेलिजेंट फेल्योर है पुलिस का। शरद पवार खुद कह रहे थे कि ये हमारी पुलिस क्या कर रही थी, वो भी हाथ उठा रहे थे। दूसरी ओर लगातार हमने ये देखा कि महाविकास आघाड़ी में पुलिस डिपार्टमेंट क्या ये सरकार के साथ था कि क्या विपक्ष के साथ था? कई कागज ऐसे विपक्ष को मिलते थे, कई जगह पुलिस की जो गलतियां हैं उससे इस सरकार की किरकिरी हुई थी। कहीं ना कहीं वजह कांड के बाद पुलिस डिपार्टमेंट पे पूर्ण रूप से। अच्छा अशोक जी, तो फिर तो सवाल यहाँ पर एनसीपी के ऊपर भी उठ जाएंगे। महाविकास आघाड़ी में गृह मंत्रालय उनके पास है। बिल्कुल, गृह मंत्रालय उनके पास है। सवाल तो वित्त मंत्रालय पे उठ रहा है एनसीपी के, क्योंकि जो लेटर लिखा है उन्होंने उद्धव ठाकरे के कल की इमोशनल अपील पे, उस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा है कि आपके फोटो छपते थे साहब, जो राष्ट्रवादी के एमएलए फंड लेके जाते थे और वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वायरल करते थे। हमें हमारे लोग पूछते थे कि जब उद्धव ठाकरे उनको फंड दिलवा सकते हैं तो आपको क्यों नहीं? ये तमाम बातें उस बातें में हुई है। नहीं, बिल्कुल हुई है, लेकिन अभी क्योंकि विधायकों के मूवमेंट की बात है, उसको लेकर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं रमेश सोलंकी जी को लाना चाहूंगा चर्चा में। रमेश जी, आपने संजय राउत का बयान सुना होगा। संजय राउत ने खुला ऑफर कर दिया है जो एकनाथ शिंदे ने कहा। पहले वो कह रहे थे कि, पहले आपको ध्यान होगा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा नहीं, मुझे सीएम पद नहीं चाहिए, आप कांग्रेस और एनसीपी से अपना नाता तोड़िए। आज संजय राउत ने बोल दिया, वो कह रहे हैं मुंबई आइए, हम महाविकास आघाड़ी से बाहर भी निकलने को तैयार हैं। ये क्या हो रहा है? जय श्री राम सभी को। ये आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि शतरंज में कैसे होता है कि राजा को बचाया जाता है। तो सारे प्यादे या कोई भी वजीर, घोड़ा या यहाँ तक कि रानी को सैक्रिफाइस करके राजा को बचाया जाता है। इधर राजा पहले था सीएम पद, जो सीएम पद उद्धव साहब के पास था, मगर उनको पता चल गया कि सीएम पद नहीं बचने वाला है। अभी सीएम पद नहीं बचने वाला तो एटलीस्ट पार्टी तो बचा ले। तो ये पूरी एक तरकीब है कैसे भी करके शिवसेना को जोड़े रखने के लिए। तो पार्टी बचेगी। शिवसेना आज की तारीख में टूट गई है हिंदुत्व के मुद्दे पे। जो भी लोग घुटन महसूस कर रहे थे वो निकल गए हैं पार्टी से। और मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये बाला साहब की शिवसेना थी नहीं जब 26 नवंबर 2019 से बाला साहब की शिवसेना रही नहीं। नहीं, लेकिन क्या, क्योंकि आप शिवसेना को बहुत करीब से समझते हैं, रमेश भाई मुझे बताइए, क्या उद्धव ठाकरे का इतना भी कंट्रोल नहीं है कि उनके 55 में से 42-45 विधायक निकल जा रहे हैं?
मैं आपको बोलना चाहूंगा कि शिवसेना के 56 ईयर्स हुए और एक पहला इंसिडेंट है कि शिवसेना के अगेंस्ट या शिवसेना के आदेश के अगेंस्ट में बगावत हुई है। हाँ, कभी कभी एक आधा लीडर शिवसेना छोड़ के चले गया, मगर शिवसेना प्रमुख का आदेश और मातोश्री का आदेश सर्वोपरि होता था। अगर आदेश आया तो हर एक शिवसैनिक अपनी जान देने को तैयार था। मगर आज आप देख लीजिए कि आउट ऑफ 55 MLAs, 40 to 44 MLAs तो जाके गुवाहाटी में बैठे। ऐसा तो लग रहा है कि 80% एमएलए चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, असली बॉस तो वही है, ऐसा लग रहा है। तो वही है, मतलब वो बॉस समीर चौगावकर से, समीर एक मिनट मैं आता हूं। समीर चौगावकर भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये गेम प्लान है जो कुछ अभी और आगे आएगा आने वाले दिनों में? मुझे आपकी आवाज़ शायद कट के आ रही है। आप शायद ये पूछ रहे हैं कि यह क्या गेम प्लान है क्या? जी बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूं कि क्या कुछ आगे इसमें हम कोई ट्विस्ट देखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे ही निर्मित होती है जब दो वैचारिक रूप से विभिन्न ध्रुव एक साथ जब मिलकर सत्ता बनाते तब ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि यह शिवसेना सत्ता से तो बाहर हो गई होगी। महाराष्ट्र में आपको बताता हूं, शिवसेना के आज 19 सांसद है, उसमें से 12 सांसद ऑलरेडी शिवसेना प्रमुख को ये बता चुके हैं कि वह भी जल्दी ही एकनाथ शिंदे के साथ जाने का मन बना रहे हैं। और सिर्फ यह सांसद नहीं टूटेंगे, मैं आपको बताता हूँ, बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC में भी शिवसेना खत्म हो जाएगी। तो एकनाथ शिंदे का जो विरोध है वह सिर्फ राज्य सरकार नहीं जाएगी, उसमें लोकसभा में भी आधे सांसद शिवसेना के चले जाएंगे, क्योंकि उन सांसदों को और विधायकों को मालूम है कि 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जाना है तो जनता के बीच में वो किस मुंह से जाएंगे। जिस कांग्रेस के खिलाफ और जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ वो दशकों से विरोध की राजनीति करते आए, जिस हिंदुत्व की बात करते आए, वह कैसे उस जनता के बीच जाके फिर वोट मांगेंगे कि हमें वोट दीजिए। तो ये विधायकों के अस्तित्व का भी सवाल था। विधायकों को मालूम था कि यह निर्णय उद्धव ठाकरे ने अपने मर्जी से लिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसमें किसी भी विधायक की सहमति नहीं थी। एकनाथ शिंदे ने खुद उद्धव ठाकरे से कि आपको इनके साथ लेकिन उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचा कहां? फिर मैं तहसीन आपके पास आता हूं, लेकिन जल्दी से अशोक वानखेड़े जी का एक रिएक्शन इस पर लूंगा। अशोक जी, फिर उद्धव ठाकरे तो पॉलिटिक्स में, जो ठाकरे परिवार आज तक पॉलिटिक्स में आया नहीं लेकिन पॉलिटिक्स चलाता रहा, उद्धव ठाकरे ने क्या पॉलिटिक्स में आके गलती कर दी? मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है जब ये कोई कहता है कि जनता के सामने बात कैसे करेंगे। हाँ, जिस बीजेपी को गाली दे के आप चुनाव लड़े और आपने अफजल खान कहा आदरणीय गृह मंत्री को देश के, और उसके बाद उन्हीं के साथ सत्ता में चले गए, तब तो नहीं सोचा आपने 2014 में कि जिसको गाली दे के हम चुनाव लड़े थे उनके साथ कैसे जाए? जनता क्या सोचेगी? जनता की कौन बात करता है?